नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सेट चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और इसमें एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपको जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको हूबहू इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, 1-2 दिन का ही समय बचा है आपके पास। और सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों का जो पेपर है वो बहुत अच्छे से जाए, ये शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें आप। अंत समय है बिल्कुल आपका, ये समय बहुत ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन आने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें सभी लोगों तक। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है आपका, मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, रेखांकित पद में विशेषण का भेद इंगित करें। तो 7वीं और पहले, इसको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है आपका। तो क्रमवाचक, निश्चित संख्यावाचक, पूर्वबोधक, निश्चयवाचक, समुदायक। तो इन चारों में से आपका कौन हो जाएगा। तो मैं आपको टिक करते जाऊंगा कि कौन कौन सा आंसर है। आप अपने मन में या किसी कॉपी रख लीजिए, उस पर ज़रूर नोट डाउन करते जाएं। जो भी आपको समझ में ना आए उसको लिख भी लें और अंत में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 20 में से। तो इसका जो है आंसर वो हो जाएगा क्रमवाचक, निश्चय, संख्यावाचक। क्योंकि ये क्रम है, पहला, 7वां, दूसरा, ये क्रम होता है और एक निश्चित भी है। तो ये हो जाएगा नंबर 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो धरती फोड़कर जन्मता हो, मतलब धरती को फाड़कर जिसने जन्म लिया हो उसको क्या कहा जाता है। तो अपथ्य, अछूता, अपहृत या अद्विज, उद्विज, इन चारों में से क्या इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्विज। आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें कि जिसका भी सही नहीं हुआ हो कि जो धरती को फाड़ कर जमता हो उसको कहा जाता है उद्विज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, अघोष सघोष से आपको पता ही है। तो इसमें अघोष वर्ण बताना है कि कौन सा अघोष हो जाएगा। तो आपको पता है अघोष कौन सा होता है। पहले वर्ग के व्यंजन और दूसरे वर्ग के व्यंजन अघोष होते हैं। बाकी के तीसरे, चौथे और पाँचवें व्यंजन, 5 के व्यंजन आपके सघोष माने जाते हैं। तो इसका जो है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही, क्योंकि ता आपका पहला ही व्यंजन होता है वर्ग का, वर्गीय व्यंजन में से, और ये आपके सारे ही सघोष हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नंबर 3, ये आपका अघोष वर्ण हो जाएगा। अगला आपके पास देखने हैं, यहाँ से संधि से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो षडानन में कौन सी जो है वो संधि हो जाएगी। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आप ज़रूर बताएं। तो इसमें संधि हो जाएगी आपकी षट प्लस आनन। क्या हो जाएगी, षट प्लस आनन बराबर षडानन। तो इसमें कौन सी संधि है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी व्यंजन, आपकी जो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, और अगर स्वर संधि है तो कौन सी संधि स्वर संधि है, या पूरी उसका डिटेल ज़रूर लिख के बताएं। तो ये अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाता है कि किसमें क्या नियम है इसके, तो आप संधि 100% सही से कर ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें कौन सा नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भविष्यत काल के भेदों का उचित विकल्प है। तो ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो वाक्य में कौन सा काल है ये ना पूछकर आपके उसके भेदों से जो है वो आंसर पूछ लिया जाता है। तो भविष्यत काल के जो भेद हैं इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। आसन्न भविष्य काल, असंदिग्ध भविष्यत काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, संदिग्ध भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्य काल, सामान्य काल, पूर्ण भविष्य काल। इनमें से कौन सा जो है वो भविष्यत काल का भेद हैं जो दोनों दिए गए हैं सही होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल, ये दोनों ही होते हैं भविष्यत काल के जो है वो ऑप्शन बी, इसका नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और जिसके भी जो भी आपके टॉपिक हैं वो छूट गए हों तो आप यूपी कांस्टेबल के, यूपी पुलिस का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसमें, उस पर जाकर आप सारी हिंदी की क्लासेस देख सकते हैं। लाइन से डली हुई हैं क्लासें जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगी। तो आप अंत समय में एक बार रिवीजन जरूर कर लें पूरी वीडियो का, छोटी छोटी वीडियो ही हैं। इसमें पूछा गया है कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है।
तो झूठा सच, ईदगाह, परीक्षा, बड़े भाई साहब, इन चार में से कौन सी जो है वो प्रेमचंद की नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर जो सही हो जाएगा, कौन सी प्रेमचंद की, आपको नहीं पर विशेष ध्यान देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1। तो झूठा सच ये प्रेमचंद जी की नहीं है, जबकि आपका ईदगाह, परीक्षा, बड़े भाई साहब ये तीनों प्रेमचंद जी की हैं। तो आप इन तीनों को जो है वो इम्पोर्टेंट लगा के इन तीनों को जरूर याद कर लें कि प्रेमचंद जी की कौन सी हैं, ईदगाह है, परीक्षा है, बड़े भाई साहब भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो भूकंप आना, सुनामी आना, धैर्य बनाना, विचलित होना। तो इसमें आसन डोलना का जो है वो अर्थ हो जाएगा आपका विचलित होना। क्या हो जाएगा, नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा कि उनका आसन डोल गया, मतलब जो है वो विचलित हो जाते हैं। तो आपने कई बार जो एपिसोड आते हैं, सीरियल आते हैं महाभारत के किसने के, उसमें देखा होगा कि इंद्र जी का आसन डोल जाता है, मतलब इंद्र जी भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं किसी की भी तपस्या से कि वह हमारा जो है सिंहासन हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो आसन डोलना मतलब हो जाएगा विचलित होना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर इंपॉर्टेंट जरूर लगा लें, यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कौन सा दिया जाता है, ज्ञानपीठ, भारत भारती सम्मान, सलाह का सम्मान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप जरूर टिक कर लें आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत भारती सम्मान। ये उत्तर प्रदेश द्वारा हिंदी संस्थान द्वारा आपका प्रदान किया जाता है, भारत भारती। नंबर 2 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखने में आपको क्वेश्चन सही जो है वो सरल लगेगा, लेकिन आपके गलत होने की संभावना ज़्यादा है इसमें। शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है। वाक्य में उचित निपात जो है वो आपको बताना है कि इसमें उचित निपात कौन सा हो जाएगा। तो आपका ही, को, से या है, इन चारों में से कौन सा जो है वो सही निपात हो जाएगा। तो आप इनमें से ही और से में से कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ये दोनों तो नहीं होंगे। तो ही और से में से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही। ठीक है, इसका नंबर 1 जो है वो आंसर सही हो जाएगा, से आपका निपात नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन, या आलम्बनजन्य उद्दीपन। तो इन चारों में से इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आप अपने मन में ज़रूर लगा लें, इसमें सही बताएं कि किसका इसका जो सही आंसर हुआ है या नहीं हुआ है, या कितने आपके सही हुए हैं 20 में से, या कितने गलत हुए हैं, आप ज़रूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आश्रय। हृदय भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको आश्रय कहा जाता है। तो इसका नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं आप। ऐसे आपके जो समास हैं या इनमें से ऐसे घुमा के क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। पिछली बार भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो जिसमें पहला पद प्रधान हो और सामासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय हो उसको क्या कहते हैं। इसमें आपसे सीधा सीधा वो नहीं पूछा गया है शब्द कि इस शब्द में कौन सा समास है, जबकि आपके जो डेफिनेशन है वहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन को अगर थोड़ा टफ बनाना हो तो इसमें पहला पद प्रधान होता है, आपको यहीं से समझ जाना चाहिए। और बाद में आपको पता है विशेषण अव्यय, तो कौन से समास में अव्यय आते हैं आपके, तो वो हो जाएंगे आपके अव्ययीभाव समास। नंबर 4 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है वह इसमें बताना है। उसको फल नहीं आए, वह जो खाता है सो आप नहीं खा सकते, कितना बाहर खड़ा है, हम खा रहा हूँ। तो आपको पता ही चल गया होगा पढ़ने पर कि कुछ तो इसके जो हैं वो गलत ही हो जाएंगे। तो इसका मैं सही आंसर ही बताता हूँ सीधा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नंबर 2, वह जो खाता है सो आप नहीं खा सकते, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो किस किस का ये सही आंसर हुआ है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और आप लोग कमेंट जो है वो नहीं बता रहे कर रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपका 1 मिनट निकाल के ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है या क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। तो जैसे ही इसका जो पहला एग्ज़ाम होगा जो 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसके मैं आंसर आपको ज़रूर अपलोड कर दूंगा। हाल ही जैसे ही एग्ज़ाम निकलता है उसके 10 मिनट बाद आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर इसके जो है पूरे आंसर मिल जाएंगे। तो
तो उसमें हम डिस्कस भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे कैसे आने की संभावना है और कितने जो मैंने पढ़ाया उनमें से कितने आपके आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपके तद्भव शब्द पूछा गया है। विकल्प में सभी शब्द तद्भव है, तो मतलब ऐसा ग्रुप बताना है जिसमें तीनों शब्द आपके तद्भव हुए हों। तो कौन से इसमें तीनों शब्द तद्भव हो जाएंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी, छकड़ा, काजल और खेत, ये तीनों शब्द तद्भव होते हैं। ठीक है, तो इसका नंबर 2 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जरूर आप जो है वो इस पर इम्पोर्टेंट लगा लें। तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। मैंने अपनी जो क्लास पढ़ाई है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। इसमें जैसे ही छंद टॉपिक स्टार्ट होता है पहली दूसरी लाइन में है ये। तो छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है आपके? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिंगल ऋषि। तो छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि को माना जाता है। और छंद शास्त्र को एक और नाम से जाना जाता है पिंगल शास्त्र। कौन सा नाम है? पिंगल शास्त्र। आप ये भी जरूर लिख लें कि पिंगल शास्त्र भी छंद शास्त्र को कहा जाता है। इनके ही नाम, पिंगल ऋषि के नाम पे ही इसका नाम पड़ गया है पिंगल शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, ये आपके बोलियों से जरूर क्वेश्चन आएगा आपका, 100% ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो गढ़वाली बोली बोली जाती है कहाँ पर? किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के, बिहारी हिंदी के और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो आपको ये जरूर आना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं, बिहारी के अंदर, पूर्वी के अंदर और जो पहाड़ी हिंदी है उसके अंदर कितनी बोलियाँ आती हैं, कौन कौन आती हैं। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया गया है बाकायदा नक्शा बनाकर पूरे भारत का, कौन से क्षेत्र में कितनी क्या क्या बोली जाती हैं, बहुत डिटेल में समझाया है, जिससे आप एक बार ही वीडियो देखकर अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपकी जो गढ़वाली है वो बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी जो है ये बोली जाती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? उपमेय में उपमान। आप इसमें देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सब, क्योंकि इसमें जो है वो डेफिनेशन से, जो इनकी डेफिनेशन है सबकी, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि अगर आपका टफ बनेगा क्वेश्चन तो आपके वो डेफिनेशन से ही क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उपमेय में उपमान की संभावना होती है वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उपमेय में उपमान की जो संभावना होने के कौन सा अलंकार होता है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम शब्द पूछा गया है आपका। तो कौन सा? गृहिणी, धरती, तिनका, दाहिना। गृहिणी, धरती, तिनका या दाहिना, इन चारों में से जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? तत्सम। तत्सम से तद्भव बनाना है आपको, मतलब तत्सम तद्भव जो पूछे जाते हैं इसमें तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है सभी में से। तो आपका गृहिणी आपका जो है वो इसमें तत्सम शब्द है, गृहिणी। नंबर 1 इसका ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से बताया कि जिसमें जो है वो री लगा हो या रेफ लगा हो, ये शब्द ज़्यादातर कौन से होते हैं? ये तत्सम शब्द होते हैं। मैंने ट्रिक भी बताई थी, आप जाकर अगर देखेंगे इसमें, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है वो एग्ज़ाम उसमें जाके जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, नहीं पर विशेष ध्यान देना है सभी लोगों को कि नहीं वाला आप गलत ना कर लें कहीं। तो कौन सा शब्द जो है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका हो जाएगा नंबर 2, हा आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं आता है, जबकि या, रा, ला, वा ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। तो हा आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। हा कौन सा आता है? ऊष्म के अंतर्गत आता है आपका, सा, सा, तीनों सा और हा। तो ये आज का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 2, हा। अगले क्वेश्चन है आपका, इसमें पर्यायवाची पूछा गया है मीनाक्षी का। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी। तो मीनाक्षी किसको कहा जाता है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप ज़रूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्गा। तो दुर्गा माता को क्या कहा जाता है? मीनाक्षी। आपने देखा भी होगा कि मीनाक्षी टेम्पल है वो दुर्गा माँ को ही समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? नंबर 2। मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है होता है दुर्गा। तो इसका नंबर 2 आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कबीरदास जी की भाषा कौन सी है?
तो इसमें कबीरदास जी की जो है भाषा से पूछा गया है। आपसे कभी कभी तुलसीदास जी की भी पूछ सकते हैं, सूरदास जी की भी पूछ सकते हैं। तो इसमें कभी कभी जो आप जरूर जो है वो देख लें सभी की भाषाएं। तो इसमें कबीरदास जी की भाषा कौन सी आपने कक्षा 10 में भी पढ़ी होगी। कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी साधो कड़ी थी। तो इसमें कौन सी हो जाएगी आपकी पंचमेल खिचड़ी। इसमें कौन सी हो जाएगी पंचमेल खिचड़ी। नंबर 1 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो 20 क्वेश्चन हैं ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपके इनमें से कितने जो है वो आंसर वो सही हुए हैं। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कोई 20 क्वेश्चन में से कितने आपके जो हैं वो सही हुए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे सभी लोगों तक ये पहुंच सके। तो मिलते हैं कल इसी भी समय अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।